तो ऐसा क्या हो रहा है सर कि ना दूर सुदूर क्षेत्र के हमारे जो भारत के लोग हैं और शहरों में भी जो पढ़े लिखे तबका है, दोनों जो है कानून से, अदालत से इतना दूर क्यों है? इतने भयभीत और खौफजदा क्यों हैं लोग? मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द बैकलॉग ऑफ केसेस कि भाई तारीख पे तारीख बोला जाता है। जी। क्यों बोला जाता है? अगर हम ये बातें नहीं उठाएंगे अपने पॉडकास्ट पे तो सर तो मतलब इस पॉडकास्ट करने का मतलब तो मुझे समझ में नहीं आता। देखते हैं कैसा होता है, बट ऐसे कोई बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन मेरे को नहीं लगता है। अफसर भी सोशल मीडिया पे अफसर तो ज्यादा सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, अलग ड्रामा रच रखा है। अपनी ऑफिस में कुर्सी में बैठ के फोटो खींचते हैं, बोलते हैं एट माय ऑफिस #वर्कप्लेस। अगर आप जुडिशरी में इन्वेस्ट करते हैं सो दिस इज लाइकली टू हैव अ बेटर इफेक्ट ऑन योर जीडीपी इन द लॉन्गर रन। फिर लिखा हुआ जो कानून है उसका क्या? ये एक विचित्र समस्या है क्योंकि बार वही है। हाँ। आपको उसमें मजिस्ट्रेट मिल रहे हैं, आपको उसमें जस्टिस मिल रहे हैं, बट यू कांट फाइंड एडीजेस। नमस्कार दोस्तों, समुद्र मंथन के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और होस्ट प्रोफेसर बृहस्पति। मेरे साथ आज वापस से इस एपिसोड में जुड़े हैं प्रोफेसर शुक्राचार्य और एक बहुत खास मेहमान हैं वकील साहब चड्ढा साहब। इनको अंतिम दफ़ा जो है दामिनी फिल्म के कोर्ट हाउस में देखा गया था, कोर्ट रूम में देखा गया था। तो चड्ढा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस मनाया गया था और इस दिन राष्ट्रपति मुर्मू जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस थे, उनके सामने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक स्पीच देती हैं। उस स्पीच में उन्होंने अपने दिल से अपने लोगों के बारे में, भारत के गांव में जो लोग रहते हैं उनके बारे में, उनकी व्यथा के बारे में बात की है। राष्ट्रपति का कहना था कि छोटे छोटे मामलों में हमारे जो गांव के सुदूर क्षेत्रों के लोग रहते हैं वो फंस जाते हैं। वहाँ हल्की मारपीट भी होती है तो तरह तरह के चार्जेस लग जाते हैं, दफ़ा ये, दफ़ा दो, 3, 4, 6, 8, 10 केसेस हैं लोगों पे। और परिवारजनों का, ये हमारी राष्ट्रपति कह रही हैं कि परिवारजनों के पास इतनी संपत्ति नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि वो वकीलों को हायर कर सके, जज का, मुकदमे का, अदालत का फीस भर सकें, और परेशानी होती है। तो एक तरफ ये बात है जो महामहिम राष्ट्रपति उठा रही हैं। दूसरी तरफ बात है, आजकल हम अखबारों में देख रहे हैं कि फ्रॉड के केसेस बढ़ गए हैं। पुलिस के नाम से आपके पास चिट्ठी आती है, पुलिस के नाम से आपके पास ईमेल आता है, पुलिस के नाम से आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, और एक नई तरह की का ये क्राइम है जो हो रहा है। और आपसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। ये वो लोग हैं, एक तरफ राष्ट्रपति जी कह रही हैं कि सुदूर क्षेत्र के लोग हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एट्सेट्रा, इन शहरों में रहते हैं, मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो किसी क्रिमिनल के हाथ में आ जाते हैं, और किसी ठग के हाथ में आ जाते हैं और 14 लाख, 16 लाख, 20 लाख तक अपना गंवा चुके हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है सर कि ना दूर सुदूर क्षेत्र के हमारे जो भारत के लोग हैं और शहरों में भी जो पढ़े लिखे तबका है, दोनों जो है कानून से, अदालत से इतना दूर क्यों है? इतने भयभीत और खौफजदा क्यों हैं लोग? मतलब नहीं, इसमें जो है जी, मैं आपको बताऊं कि अस्पताल से और कचहरी से लोग दूर ही रहें तो बेहतर है। अच्छा। ऐसे और ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे जाया जाए तो अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद हर एक सिटीजन को कुछ राइट्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है जी, वो सब पता होना ज़रूरी है। उस सिलसिले में सरकार की तरफ से भी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई हुई है। जी, जी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई हुई है और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट भी है एक, जो कि गरीब लोगों को, जी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेन और 18 साल तक के बच्चों को फ्री लीगल हेल्प देता है सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। अच्छा, लीगल एड, आप लीगल इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उस एक्ट के जी, अकॉर्डिंगली। जी। आई मीन इफ दे अप्लाई थ्रू सेक्शन 12 दे विल गेट द लीगल रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्री। जी। इस चीज के बारे में भी लोगों को पता नहीं है। जी। लेकिन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, जिसके चेयरमैन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो काफ़ी कैंप्स वगैरह
लगवाते हैं और ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स इस बात से जो है अनभिज्ञ हैं कि लोगों तक नहीं पहुंच रही है मदद, या लोग फंस जाते हैं लीगल चक्कर में और उनको नहीं पता चल पा रहा है कि उनके राइट्स क्या हैं। जी। इस पे काम हो रहा है, लेकिन असल में चक्कर ये है कि द वे इन विच द जुडिशियल सिस्टम कैन अफेक्ट द health of a country, or I mean its economic consequences, it is never gauged properly by the government. अच्छा। अब आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है सरकार का as a percentage of GDP in judiciary, ओके, it is almost negligible. It is not even 2% अच्छा of the GDP. अच्छा। तो ऊपर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे लेवल तक, तालुक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे कोर्ट्स हैं, जी, आप कह रहे हैं कि सरकार उसमें उपयुक्त पैसे नहीं लगाती है। देखिए, 140 करोड़ से ज्यादा इस देश की जनता है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो जजेस टू पीपल रेशियो जो है यहाँ पे, जजेस टू सिटीजन रेशियो, इट इज नॉट सो गुड। अच्छा। If you compare it to other Western countries or other developing countries within Asia, you will see that it is not up to the mark. Judges और होना चाहिए। This is one of the reason for the backlog of cases कि भाई तारीख पे तारीख बोला जाता है। जी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देखोगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे तो हर जज के सामने 70-80 मैटर लिस्ट होते हैं एक दिन में। अब कैन यू एक्सपेक्ट अ सेम पर्सन टू रीड दोस फाइल्स ईच डे एंड पास ऑर्डर्स? इट इज टू मच टू एक्सपेक्ट। सपोर्ट होता है उनको, लेकिन 70-80 फाइल्स एक दिन के लिए बहुत होती है किसी भी आदमी के लिए। जी। हाउएवर एफिशिएंट ही मे बी, ज़्यादा 20, 25, 30 मैटर होना चाहिए जो जज भी आराम से कर लेगा और जिसमें उसके पास वक्त भी होगा हर केस फाइल को जो है देने के लिए, तो वो न्याय करने के बेहतर चांसेस होंगे उसके पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी एकदम न्याय नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो क्लॉक्ड अप है, डिलेड प्रोसेस है। और तो जो आप बता रहे हैं सर, जो इंडिया में तो प्रोसीजर ही तो पनिशमेंट है। अभी अगर आप देखेंगे, जो विपक्षी दल यही तो बता रहे हैं कि जी, अभी कई सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। तो सरकार तो कह रही है ये तो एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं हम, लेकिन उनका आरोप सरकार पे ये है कि प्रोसीजर ही पनिशमेंट है। जो आप बता रहे हैं वक्त लगा रहे हैं, तो और जानबूझ के और वक्त लगाया जा रहा है, चीजों को और लंबा खींचा जा रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यस, इस पे it is settled. Justice delayed is justice denied, and there is no doubt about it. लेकिन ये सब भी हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं मेंटेन हो रहा है, because the executive or the officers are acting again under the compulsion of the government or people who are political dispensation। अच्छा, ठीक है, मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर्स, whatever। जी। तो ये एक चक्कर है। तो अब आप सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर्स से पहले मैं, आपने चूंकि लॉ की बात की, मैं यहाँ पे एक बात उठाना चाहूँगा। जी। आपने कहा कि ऑफिसर्स अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप दे आर अंडर पॉलिटिकल थ्रेट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो उन लोगों की बात है जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति मुर्मू ने जो उन्होंने कहानी सुनाई और जो बात उठाया, वो तो एक कांस्टेबल लेवल पे, एसएचओ लेवल पे, एसआई लेवल पे हो रहा है। और वहां पर भी अगर इस तरह मनमाने ढंग से पुलिस अपना काम करे, ऐसा लग रहा है कि आज भी पुलिसिया सिस्टम और कोर्ट कचहरी सिस्टम अंग्रेजी राज से बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है। ये बात सही है आपकी, अंग्रेजी राज में ऐसा ही होता था ना, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से पुलिस वाले लोगों के साथ बिहेव करते हैं, या खासतौर से गरीब लोगों के साथ, किसी को भी धक्का दे देंगे, थप्पड़ मार देंगे, गाली दे देंगे, या ठेले वाला है सामान ले लेंगे, पैसे नहीं देंगे, ये सब भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस चोर है, लेकिन ये सब होता है। तो ये सच्चाई है। नहीं, हमारे इसमें कहने में कोई बहुत हो रहा है नहीं कि पुलिस चोर, हफ्ता वसूली हो रही है पूरे देश में। अगर हम ये बातें नहीं उठाएंगे अपने पॉडकास्ट पे, तो सर, तो मतलब इस पॉडकास्ट करने का मतलब तो मुझे समझ में नहीं आता। ये बातें लोगों को सुन के बुरी लग सकती है, लेकिन पूरे देश में म्युनिसिपैलिटी और पुलिस हफ्ता वसूली कर रही है। अगर आप कल को ठेला लगा लीजिए खाने का या सब्जी का, अगर अगले दिन सुबह पुलिस आपसे पैसे लेने नहीं आएगी, तो फिर आप मुझे जहाँ सजा देना चाहेंगे, मैं तैयार हूँ। चड्डा साहब, आप तो वकील हैं इतने बड़े, आप दिलवा दीजिएगा सजा मुझे किसी भी ले। लेकिन जी, ये तो फिर लोगों के ऊपर है, वो कैसे लोगों को चुन के बैठते हैं कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है या पुलिस वाला है, जो ऑफिसर है, वो उनके ऊपर डंडा चला रहा है बिला वजह। तो फिर एक उनका जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मामला, उसको मान लिया है ना कि ये सिस्टम यही है। लोगों को पता ही नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि सर थोड़ा प्रकाश डालिए, स्ट्रक्चर कैसा है चीजों का ना, मतलब मैं चाह रहा था कि हम बात एकदम बेसिक से शुरू करें कि लॉ क्या है, लॉ की जरूरत क्यों है, लॉ के होने से एक समाज में किस तरीके से उसको दिशा मिलती है, क्या होता है। लॉ क्या है? लॉ जो है
It is a set of regulations which is enforced by an institution Okay. or a group of people, maybe in some circumstances, and to regulate the relations between people themselves and people and the institution. तो ये लॉ है. अब इंडिया में जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है. अच्छा. कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट वी हैव हियर, अनलाइक यूके जहाँ पे की प्रिंसिपल है. तो यहाँ पर जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है. आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेगेटिवली डिफाइन करता है लॉ को कि एवरीथिंग इज लॉ. आई मीन whatever was in force prior to the coming of this constitution is law unless it is in derogation to the fundamental rights. अगर वो fundamental rights के खिलाफ है तो to that extent it is invalid. अच्छा. Otherwise even the laws which were in operation before the constitution are valid. And by law it means the legislations, rules and regulations made by the authority, notifications, circulars, and also the customs of the people. But customs of the people, they can, in India mostly they can regulate the relations between people. Law के दो एस्पेक्ट हैं, एक पब्लिक लॉ, एक प्राइवेट लॉ. अच्छा. पब्लिक लॉ है कि आपका और इंस्टीट्यूशन का रिलेशन कैसा है. मतलब मैं एक छात्र हूँ तो अगर स्टेट आपके खिलाफ आता है या कोई नुकसान हो जाता है आपके स्टेट से या कोई मसला निकल के आता है, मान लीजिए आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है यहाँ पर, ठीक है, तो एक स्टेट की जिम्मेदारी है ना कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो. So then you can go against the state. अच्छा. Because आपका एक फंडामेंटल राइट वहाँ पे ब्रीच हो रहा है, you can go and file a writ petition. अच्छा. आर्टिकल 32, आर्टिकल 226. जी. तो इस तरीके से चलता है. तो लॉ का आप देखेंगे तो एक लेजिस्लेशन से आ गया, एक रूल्स एंड रेगुलेशन से आ गया, एक आ गया आपका सर्कुलर नोटिफिकेशन, दूसरा कस्टम्स एंड यूजेस which are a source of law. इंडिया में तो देखिए आप इतनी डाइवर्सिटी है और तरह तरह के पर्सनल लॉज हैं लोगों के. तो ये सब तो पब्लिक लॉ और पर्सनल लॉ, प्राइवेट लॉ, सॉरी, पब्लिक एंड प्राइवेट लॉज. पब्लिक वो है जो हम बाहर के लिए अपने घर से बाहर करते हैं. सो आपने कहा. अच्छा, एक और सोर्स है कि भाई एग्रीमेंट. We can, regulate our relations. If to some extent, or we can enter into a contract. And regulate our relations on a certain point. तो वो भी एक तरीके का. It is regulated by law. Although the agreement is ours, but it is regulated by the law. लॉ तो हो गया. लॉ की तो बात समझ में आ गई. लॉ क्या चीज़ है. आप इसको इन्फोर्स कैसे करते हैं? देखिए, इसको इन्फोर्स करने के लिए जैसे क्रिमिनल लॉज है, ये पब्लिक लॉ है एक तरीके का, क्योंकि ये सबके ऊपर ऑपरेट करता है एक जैसा और स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशन को डिटरमाइन करता है. ठीक है. ये जो है इसको ऑपरेट करने के लिए एक तो इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी जिसे बोलते हैं. फिर दूसरा ये तो आपको सब्सटेंटिव लॉ दे देता है कि व्हाट इज मर्डर, व्हाट इज चीटिंग, व्हाट इज फॉर्जरी, व्हाट इज रेप. तो ये डिफाइन कर देगा आपका सब्सटेंस. लेकिन ये जो है कैसे प्रोसेस करेगा कोर्ट में, दिस इज रेगुलेटेड बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ओके. एक वो हो गया. ओके. उसके बाद सबूत होंगे, एविडेंस. उसके लिए जो है इंडियन एविडेंस एक्ट है. अच्छा. तो ये 3 लॉ जो है, ये पब्लिक क्रिमिनल लॉ जिसे बोलेंगे और इट इज क्रिमिनल लॉ, ये मतलब रेगुलेट करते हैं उसको. अच्छा. ये 3 लॉज, इसको तो अभी रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और एक और एविडेंस का कोई नया नाम. तो ये 1 जुलाई से बदल जाएंगे. अच्छा. असल में इसमें है क्या बदलने में कि ये सेक्शन सारे ऊपर नीचे हो जाएंगे और सब्सटेंस तो वही है मोटा मोटा. अच्छा. अगर ये चाहते तो ये इसमें अमेंड करके भी जो है ना आसानी लोगों के लिए करते कि भाई आप अमेंड कर दीजिए उसको. क्योंकि वो तो कंटिन्यूटी है ना, चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है. जैसे धारा 144 है, अनलॉफुल गैदरिंग ऑफ. ये बात सही नहीं है असल में कि अंग्रेजों के समय से चला रहा है, इसके समय से चला रहा है. तो सर धारा 144 कंटिन्यूटी है. लेकिन आप बाकी के भी ईस्टर्न कंट्रीज देखोगे ना, दे हैव बीन क्वाइट अफेक्टेड बाय द वेस्टर्न मॉडल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट. जापान, चाइना भी देखोगे आप, इवन सिंगापुर और भी कंट्रीज, फिलीपींस. तो सब ने जो है ये, क्योंकि वो मॉडर्निटी का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो एवरीबॉडी वाज एस्पायरिंग फॉर दैट मॉडल. फ्रॉम चेंज फ्रॉम अ फ्यूडल सोसाइटी टू अ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एवरीबॉडी वाज एस्पायरिंग कि हाँ उनका मॉडल अच्छा है. तो लोगों ने लिया फ्रीली
तो ये कहना सही नहीं है कि just because I mean it has been drafted by the English or it was put in by the English, therefore we should dispense with it. That is not right. You can amend it because if you unsettle it, it is likely to create confusion. अच्छा, Law confusion नहीं मानता है. Law बोलता है कि settled opposition. तो कंफ्यूजन की आपने बात की तो मुझे याद आ रहा है 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन. उस समय भी भूखमरी थी, रोजगार नहीं थे, गरीबी थी, ये सब तो था ही. बहुत गलत वो कहा जाता है कि लेट द मीट केक. वहाँ जो रानी थी उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन आमतौर पे माना जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा था. खैर, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो रहा था उसमें भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आया था कि पोस्ट फैक्टो आप लॉ चेंज नहीं कर सकते हैं. और आज अगर मैं किसी इल्जाम में कटघरे में लाया गया हूँ तो आज आप लॉ बदल करके और मेरे ऊपर केस नहीं चला सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो जो कि फ्रांस के क्रांति में उठाया गया था. तो मेरा सवाल ये है कि नियम कायदे कानून जो हैं अगर जल्दी बदलते हैं तो उससे किसी पे, किसी देश पे, किसी समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? प्रेडिक्टिबिलिटी खत्म हो जाएगी कानून की, तो उससे जो है अनसर्टेनिटी आएगी. क्योंकि लॉ क्या देता है? अनिश्चितता आएगी जी. लॉ देता है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. हाँ. अगर आप बार कानून चेंज करोगे तो फिर आप ऐसा करोगे, ऐसा क्या होगा, आपको उतना सर्टेनिटी नहीं रहेगा ना. आप समझ रहे हैं? जैसे कि एक इशू पे कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट पे, तो पोजीशन मतलब अनसेटल हो गई. कोशिश होनी चाहिए कि पोजीशन जो है लॉ की वो सेटल्ड हो और जल्दी ना बदली जाए. अच्छा, तो ये जो थोड़ा प्रेडिक्टिबिलिटी हो. ये जो भारतीय न्याय संहिता और दूसरा जो मिलता है नागरिक सुरक्षा अधिनियम, इससे क्या बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे? मैंने तो अभी स्टडी नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट. 1 जुलाई से आ रहा है वो अभी नोटिफाई कर दिया है इन्होंने. 1 जुलाई से ये कानून बदल जाएंगे. वो कोई ये नहीं होगा पिक्चर में डायलॉग कि दफा 302 के ताजिराते हिंद. वो दफा 302 बदल के दफा 100 हो गई है. अच्छा, वो उन्होंने सेक्शंस ऊपर नीचे कर दिए हैं. तो ये गड़बड़ हुई है. तो अब इसमें जो है पुलिस वाले को भी दिक्कत होगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, कचहरी वाले को भी दिक्कत होगी और वकील को तो दिक्कत होगी. यानी सभी को फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, सभी को किताब देखना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा. या तो हम सोच रहे थे वकालत सीख ली है, कोर्ट जा रहे हैं, पढ़ाई खत्म हो गई, अब तो आप दोबारा पढ़ाई कर नहीं किए. लेकिन आप समझ रहे हो, थोड़ा जैसे कागज ऊपर नीचे कर दिया आपने किसी फाइल के, बस अपना. तो इसमें फिर बदलाव क्या किया सरकार ने? ऊपर नीचे कर दिया. अच्छा, फिर भी दिले हिंदुस्तानी, तुमको हम चीज बेचे पैकेट में, वही पुरानी नए पैकेट में. आप सोचिए कि एक फाइल लगी हुई है, इसमें 1 2 3 4, आपने क्या किया, फाइल खोली, पेज जो है ऊपर कर दिया, नीचे कर दिए. अब आप खोजते रहिए आपको जो चाहिए उसमें. तो इससे तो कंफ्यूजन पैदा होगा. थोड़ा सा कह रहे हैं कुछ केसेस बढ़ेंगे, वकीलों के लिए अच्छा है. चड्डा साहब के लिए अच्छा ही है. थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. तारीख में ऐसा था, नए में ऐसा है, अब क्या होगा, चलो कोर्ट के पास पता करते हैं. तो कोर्ट का काम बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है. ऐसा दर्द बढ़ेगा ऑब्वियसली. बार वेरिफिकेशंस होंगे, वकील वहां से कहेंगे कि ये धारा है, ये बोले पुराने में ये वाला था, नए में ये वाला है. समय भी ज्यादा लगेगा एक केस. देखते हैं कैसा होता है. बट ऐसे कोई बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन मेरे को नहीं लगता है टू बी ऑनेस्ट. अच्छा, आप देखेंगे कि जब सबसे पहले ये लाया गया था, ये फाइनल मतलब एक्ट बनने से पहले जब इसका ड्राफ्ट पब्लिक में लाया गया था, देयर वर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. आप उठा के देख लोगे उसका, जब फर्स्ट टाइम ये ड्राफ्ट पब्लिक में लाया गया था, बहुत सारा गलतियां था उसमें. तो उस हिसाब से लेजिस्लेशन पे काम नहीं हो रहा है आज के जमाने में. अच्छा, आप देखेंगे कि लेबर कोड आया था 2019 में. सरकार ने बोला कि हम लेबर कोड ला रहे हैं, और अब जितने भी, क्योंकि बहुत सारे लेजिस्लेशन है वर्कमैन के और इंडस्ट्री के रेगुलेशन रेगुलेट करने के लिए, कंपनसेशन का अलग है, और इसी तरीके से बहुत सारे हैं. तो सरकार ने एक बोला कि हम इसको एक ही जगह पे ले आते हैं, लेबर कोड ले आएंगे 2019 में. लेकिन वो अभी तक नोटिफाई नहीं किया है इन्होंने. ये बार नोटिफाई करने का जिक्र आ रहा है. ये चीज क्या है? ये नोटिफाई मतलब कि कानून संविधान आपने बना दिया है जी, वो कानून बन गया है, लेकिन किस दिन से जो है इफेक्ट में आएगा. क्योंकि जब वो लॉ बनता है ना, तो उसमें आप डेफिनेशन क्लॉज में ही एक क्लॉज होता है जिसमें कि दिस विल कम इनटू इफेक्ट ऑन
on such date as the government may notify जी in official notification or gazette or whatever. तो उस तरीके से होता है, तो सरकार के पास तो राष्ट्रपति discretion होता के है। सिग्नेचर के बाद हाँ नोटिफिकेशन करती है सरकार। हाँ, वो राष्ट्रपति ही है सरकार तो, और क्या। अच्छा लेकिन वो मिनिस्ट्री से या फिर कैबिनेट से होता है, जी। वो मुझे देखना होगा एक बार कहाँ से होता ठीक है, और फिर वो कानून जो है पालन में है। जैसे होता कि ये आप देखेंगे आईपीसी, सीआरपीसी और ये एविडेंस का जो कानून था, ये पिछले साल ही आ गया था, लेकिन ये इफेक्ट में नहीं लाए। ये अभी 1 जुलाई से आ रहा है इफेक्ट में, नोटिफाई इस तरीके से। है। जी जी तो पहले ही इतना कंफ्यूजन है, लोगों को ये नहीं पता है कि पुलिस में जाके क्या करना होता है। लोगों को तो ये नहीं पता है सर कि अच्छा, आप ये बताएंगे हमारे दर्शकों को एफआईआर और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है। कई लोगों एक एप्लीकेशन लिख के आ जाते हैं पुलिस में और कहते हैं हमने एफआईआर दर्ज करा दी सामने वाली पार्टी के खिलाफ। एफआईआर तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का होता है वैसे तो देखा जाए तो, अच्छा, और जनरली उसका एक नंबर अलॉट किया जाता है आपको। एफआईआर तो आसानी से रजिस्टर होती नहीं है, आपको पता ही होगा। चलो, कई लोग पता ही नहीं है इसके बारे में। लोग तो ये सोचते हैं कि एफआईआर हमने एक एप्लीकेशन लिख दी पुलिस थाने में, एफआईआर हो। जैसे कि आपका पर्स खो गया, आप गए थाने, आप एफआईआर नहीं लॉन्च कराओगे ना। हाँ। या गिर गया कहीं तो वो लिखेगा भी नहीं एफआईआर। हाँ। आप जाओगे बोलोगे तो वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोस ऑफेंसेस व्हिच आर स्लाइटली सीरियस इन नेचर, जैसे कि मर्डर, रेप, डकैती या जस्ट स्लाइटली फॉर्जरी। बस थोड़ा सा ये शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 है इसमें। अब इसके लिए मुझे एक बार किताब भी खोलना होगी थोड़ी सी, तो शेड्यूल में अलग-अलग ऑफेंसेस मेंशन्ड है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर जनरली प्राइवेट इन नेचर, जैसे कि बाइगेमी है, ठीक है ना। तो इसमें जो इंडिविजुअल अफेक्टेड है वही कंप्लेन कर सकता है, बट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड एज ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज। ये पर्स तो होना नॉन कॉग्निजेबल हो गया, ये कोई ऑफेंस नहीं है। दिस इज नहीं, किसी ने बटुआ मार लिया आपका, मारा तो फिर वो तो मार लिया तब ये कॉग्निजेबल है, लेकिन पुलिस वाला नहीं मानेगा कि मारा ना। अच्छा, फिर आप जाइए, अगर देखिए पुलिस आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है, देन यू हैव द ऑप्शन टू अप्रोच द मैजिस्ट्रेट। अच्छा, उसमें 156(3) सीआरपीसी करके जाता है एक एप्लीकेशन। अभी तो वो बदल जाएगा, मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ना। हाँ, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। यहाँ पर दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आप नहीं जाएंगे एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। अच्छा, आप एसपी को कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरी एफआईआर नहीं जा रही है, मतलब लिखी नहीं जा रही है, यहाँ पर रजिस्टर नहीं हो रही है और मेरे साथ ये हुआ है। कई दफा हमने देखा है कि लोग आजकल एक नया ट्रेंड चला है, जो हमारे अफसर हैं, हम भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो सबको आजकल सोशल मीडिया पे आना है। अफसर भी सोशल मीडिया पे, अफसर तो ज्यादा सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, अलग ड्रामा रच रखा है। अपनी ऑफिस में कुर्सी में बैठ के फोटो खींचते हैं, बोलते हैं एट माय ऑफिस #वर्कप्लेस। उसके बाद 50,000 लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। अरे भाइयों, वो अपना काम कर रहा है यार, हर आदमी दफ्तर जाता है। इसमें ऑफिसर्स नहीं है, वो आपको इंस्टाग्राम पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स भी मिलेंगे। जी बिल्कुल, जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। तो ये लोग ये भी वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग अदालत कर रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। तो उसमें बेचारे गरीब लोग जाते हैं और कहते हैं हमारा केस रजिस्टर नहीं कर रही है पुलिस, डीएम के पास जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, डीएम उल्टे उस गरीब आदमी को डांट रहा होता है कि तुम यहाँ फालतू बकवास करने आ गए हो। ये वो सही तरीका है कि अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, यू गो एंड अप्रोच अ मैजिस्ट्रेट। अच्छा, और वहाँ पे आप एक कंप्लेन दीजिए कि हमारे साथ ये हुआ है, तो फिर मैजिस्ट्रेट नोटिस करेगा उस थाने वाले को और पूछेगा कि आपने क्या एक्शन लिया। अच्छा, तो फिर वो आके बताएगा, और अगर इंग्रेडिएंट्स बनते हैं तो मैजिस्ट्रेट विल ऑर्डर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर। अच्छा, दिस इज द रेमेडी व्हिच द पब्लिक हैज। तो ये तो एक रेमेडी हो गई, ये तो दूसरा स्तर हो गया। अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिला है, लिखे हैं, तभी आप जाकर वो रेमेडी अवेल कर सकते हैं। ये भी एक इशू है जी। तो इसीलिए जो अनएजुकेटेड, थोड़ा मैं स्लाइटली आपसे डिसएग्री करूंगा। सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, थोड़ा अवेयर हैं तो आजकल तो लिटरेसी मैं कहता हूँ मोर देन 90% हो गई है देश में। ये बात है, लिटरेसी से नहीं हो रहा सर। तो चक्कर ये है कि सरकार को थोड़ा और पैसा खर्च करना चाहिए अगर लीगल अवेयरनेस पे, और सरकार को चाहिए कि वो और जजेस अपॉइंट करे जी। वो इस तरीके से जजेस अपॉइंट करे कि वो जो रेशियो है सिटीजन टू जज का, वो इट शुड बी एट पार विद द रेशियो इन अदर डेवलप्ड एशियन कंट्रीज एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। अच्छा, ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। कुछ लोगों ने, वकील साहब, चड्डा साहब, एक धंधा भी बना रखा है नकली फर्जी केस फाइल करने का, सब कोर्ट का समय बर्बाद करने का। और इस बार सीजीआई ने कुछ लोग मतलब और कुछ सीनियर जजेस ने इस पे संज्ञान भी लिया कि क्या मजाक चल रहा है। कुछ लोग अपील करते हैं और मतलब
कोर्ट का, देश का मिसयूज करते हैं, रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर असल रहे में हैं। फर्जी वकील भी बहुत हैं छोटे अच्छा। कोर्ट्स में या छोटी जगहों पे, इसलिए बार काउंसिल जो है वो बीच बीच में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाता रहता है। अच्छा। फर्जी डिग्रियां, लॉ कॉलेजेस कैसे हैं हाँ, आपको हाँ, पता है। हाँ। तो जो वकील हैं भी वो असल में दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, उन्हें भी कानून नहीं पता है। अच्छा। आप देखोगे जिस हिसाब से मेडिकल एजुकेशन रेगुलेट होती है इस कंट्री में, उस हिसाब से लीगल एजुकेशन रेगुलेट नहीं होती है। अच्छा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज वेरी लिबरल इन ग्रांटिंग दिस रिकॉग्निशन टू लॉ कॉलेजेस। अच्छा। तो वो सब भी है, लीगल एजुकेशन का हाल बहुत खराब है यहाँ पर। सर ये थोड़ा कोर्ट का सिस्टम बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे कैसे सिस्टम होता है? देखिए कोर्ट का सिस्टम होता है, पहले नीचे एक क्रिमिनल साइड में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। जी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है एक क्रिमिनल साइड होता है, एक सिविल साइड होता है। ठीक। क्रिमिनल साइड में क्या होता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, जैसे कि मेट्रो है तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा, वो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया, उसमें 20 लाख का पॉपुलेशन या कुछ इस तरीके का या ज्यादा शायद। एमएम होगा, फिर उसका चीफ होगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ओके, ठीक है, ये तो एक हो गया, ये लोअर जुडिशरी है। और दिल्ली में चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। लोअर बोलना सही नहीं है, बट एंट्री लेवल, लोकल लेवल पे जो एंट्री लेवल जैसे कि ठीक। इसके अपॉइंटमेंट होते हैं वो स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। अच्छा। ओके, ठीक है, स्टेट ही इसका अपॉइंटमेंट कराता है, वो फॉर्म निकाल के वो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू होता है, तो सिविल जज बन जाएगा या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन जाएगा। एंड देन यू बिकम सीजेएम, देन यू बिकम एडिशनल सेशंस जज, then you become district judge, and if you are lucky you might go to the high court and become a justice, but mostly by the time they रिटायरमेंट की एज आ जाती है, by the time they are district judges they retire। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है अपॉइंटमेंट होता है दूसरे लेवल पे, वो हायर जुडिशरी में होता है, जिसमें कि नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको सीधे बनाएंगे वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा। So you have a fairer chance of reaching to the high court if you become an ADJ। तो उसमें जो है you have to be 35 to 45 and you should have certain experience, और फिर कुछ ट्रायल मतलब कोर्ट का प्रैक्टिस आपको कहीं से अभी होने लगा है, ये ऑर्डर्स वगैरह। तो ये किसी एग्जाम के तहत ये एग्जाम होता है, ये हाई कोर्ट कराते हैं, ये हाई कोर्ट कराते हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कराता है। ओके, तो ये दो लेवल हो गए जिसमें अपॉइंटमेंट से जजेस बनते हैं डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, अपॉइंटमेंट से मतलब कि एग्जाम से। उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस हो गए। हाई कोर्ट में जजेस एक तो प्रमोशन पाके पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से। अच्छा। ठीक है, दूसरा होता है कि अपॉइंटमेंट डायरेक्टली होते हैं, एलिवेट कर दिए जाते हैं वकीलों को जस्टिस के तौर पे सीधे हाई कोर्ट का। उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होती है 15-20 साल की, कुछ लोगों ने कम भी कर रखी होती है। सो बाय द टाइम यू आर 45 यू आर अपॉइंटेड इफ यू आर गुड, और इफ यू हैव गुड कनेक्शंस एंड इफ द जजेस नो यू, तो द प्रोसेस इज नॉट सो ट्रांसपेरेंट, इतना जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी कमी है। उसकी कमी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जी, फिर असल में फिर जो है या सुप्रीम कोर्ट में जजेस पहुंचते हैं, या तो वो हाई कोर्ट से भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट बुला दिए जाते हैं, या हाई कोर्ट वाले चीफ बनते हैं फिर थोड़े दिन के लिए, फिर चीफ जस्टिस बन जाते हैं किसी हाई कोर्ट के। एंड देन सुप्रीम कोर्ट में 37 जजेस हैं जी, 34 आई थिंक, आई हैव टू चेक, 34 35 17 बेंचेस आर देयर जी, सो दे शुड बी लाइक 34 जजेस। सुप्रीम कोर्ट में एक तो डायरेक्टली अपॉइंट हो जाते हैं, जैसे कि के विश्वनाथन जस्टिस वो अपॉइंट हुए, ही वाज एन एडवोकेट, ही वाज एलिवेटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर जो प्रमोशन या फिर एलिवेट हो जाते हैं हाई कोर्ट से, अच्छा, वो पहुंचते हैं। जनरली सर्विस वाला बहुत, आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर judges who have come through service have reached the Supreme Court। जी, I am not able to recall any। अच्छा, तो बहुत एक्सेप्शनल है। अगर कोई तो अपवाद ही होगा जो, मतलब ये तो बड़ी गंभीर बात है। अगर आप कह रहे हैं कि सर्विस वाला एंट्री कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही नहीं पा रहा है और सोचना पड़ रहा है आपको। उसमें चक्कर ये भी है कि हायर जुडिशरी की जितनी पोस्ट नोटिफाई होती है उतने अपॉइंटमेंट्स होते नहीं है। अच्छा, जैसे कि यूपी में 2022 में there were 97 नोटिफाइड वैकेंसीज। सो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है? ये हायर जुडिशरी की, हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली हायर जुडिशियल सर्विसेज की। अच्छा, अब उन्होंने वैकेंसी निकाली 97। फिर उन्होंने उसी हिसाब से जो है प्रीलिम्स कराया, उसमें 10-12 हज़ार लड़के जो है पार्टिसिपेट किए। तो उसमें से इन्होंने 1600-1500 लोगों को मेंस देने के लिए बुलाया। अब वो 1500-1600 लोगों में
97 वैकेंसीज के लिए इन्होंने सिर्फ 55 लोगों को पास किया अच्छा 1600 में। मतलब ओनली 55 वर कॉल्ड टू द इंटरव्यू फॉर 97 वैकेंसीज। यानी सबका हो ही गया एक तरह से जो इंटरव्यू देने पहुंचे? नहीं, उसमें भी नहीं हुआ। उसमें इन्होंने 31 लोगों को सेलेक्ट किया या 33 और 31 इन 2022। तो ये एक अलग समस्या है, एक अलग परेशानी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। जो आपके आप मेरी बात सुनिए जी। इसमें चक्कर ये है कि देखिए बार वही है। हाँ। लड़के ने LLB किया, वो जाकर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गया, एग्जाम देके 2-3 साल तैयारी किया या एक ही बार में बन गया या 4 बार में बना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यू गॉट अपॉइंटेड। बाकी किसी को नहीं हुआ या कोई प्रैक्टिस करने लगा, अपना स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग और उसके 7 साल हुए, 35 साल उम्र हुई, उसने फॉर्म भर दिया। बार इज द सेम, बार वही है जी। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो जा रही है कि वो 7 साल वाला और 35 साल वाला जिसकी उम्र है उसको आप मतलब इस तरीके से सिलेक्शन कर रहे हैं जुडिशरी के लेवल पे कि आप वैकेंसी नहीं फिल कर पा रहे हैं। बार वही है लेकिन आपको हाई कोर्ट के लिए सारे कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में तो एलिवेशन हो ही रहा है ना। जी जी। सो व्हाट इज दिस? आई मीन यू आर नॉट एबल टू फाइंड कैंडिडेट्स फॉर हायर जुडिशरी। और ये सारे लोग आपके अपने इंस्टीट्यूशन से, आपके कॉलेजेस से, देश के सबसे अच्छे कॉलेजेस से निकल करके, और तमाम तरह के जो लॉ के कॉलेजेस हैं वहीं से निकल करके ये बच्चे आ रहे हैं, वहां से फिर वकालत की जी प्रोफेशन में घुस रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, कोई तैयारी करने में लग गया। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की, हमारे कॉलेजेस की, लॉ कॉलेजेस की भी दुर्दशा बताता है कहीं ना कहीं। Statement to that effect, he said that we are not finding suitable candidates for the higher judiciary or the HGS exams. इसका कारण क्या है कि अगर हायर जुडिशरी के लिए उनको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो इसका कारण क्या है? मतलब क्यों इस तरह की स्थिति उत्पन्न होकर आ रही है? I am at a loss for words. I don't understand. ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि षड्यंत्र के तहत तो नहीं बोला जा रहा है। ये एक विचित्र समस्या है क्योंकि बार वही है। हाँ। आपको उसमें मजिस्ट्रेट मिल रहे हैं, आपको उसमें जस्टिस मिल रहे हैं, बट यू कांट फाइंड ADJs. So what is the issue? मुझे तो लग रहा है कि कुछ चुनिंदा लोग हायर जुडिशरी को हाईजैक करके बैठे हुए हैं। There are vested interest है, बिल्कुल vested there are vested interest operating, and because if you know a lot of people are appointed at the ADJ state, they are likely to go to the High Court. अच्छा, If they go to the High Court, the discretion of the collegium to appoint judges directly to the High Court is going to lessen. यही शब्द आपके मुझे सुनना चाह रहा था, कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? एक अभी विवाद में भी रहा है। सरकार इसको नेस्तनाबूद कर देना चाहती है। सरकार कह रही है कि ये खत्म कीजिए, जुडिशरी कह रही But है। I think this is the best system in present circumstances. If there is a stronger government, I mean, and if the government starts appointing judges, particularly if it is strong, then it is going to create havoc to the rule of law in this country. अच्छा, तो ये कॉलेजियम वाला इशू है। आई मीन इट इज रेलेवेंट, ऑब्वियसली इट इज वेरी रेलेवेंट। नो अदर country in the world appoints, the judges appoint judges. It is always done by the executive. But in our country, in present circumstances, I think it is appropriate that the executive is not being allowed to appoint judges. Although they definitely have certain influence. अच्छा, Because they can sit on the file. हाँ, If the collegium recommends someone, I mean the file is go to the ministry. हाँ, मिनिस्ट्री के पास जा रही है, हाँ, कैबिनेट बात करेगा, उस पे चर्चा होगी। They'll give their opinion and they'll do the due diligence कि भाई local intelligence या जो भी उनका हिसाब किताब है पता करने के लिए they can sit on the file. They can sit on the file for forever. और ये हुआ भी है पीछे। बिल्कुल बातें ऐसे हो रही थी, रिपोर्ट्स। तो ये बात रेलेवेंट है लेकिन आज के दौर में अभी ये बात करने की नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, आज के दौर में, लेकिन कभी तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। हमेशा तो एक जज ही दूसरे जज को अपॉइंट करेगा तो तरीका नहीं है। भाई भतीजावाद तो चल ही रहा है। अब इसमें होता ये है कि 2 हमारे 2 तुम्हारे। हाँ, तो फिर आप समझ रहे हैं। हाँ, भाई भतीजावाद। हाँ, तो क्विड प्रो को जिसे बोलते हैं, something for something. I mean, I don't know how it operates, but it won't be fit for me to make such. जी, मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं चड्डा साहब। आप वकीलों के समाज से आते हैं, आप लॉ लीगल फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, तो आप इससे बात नहीं कर रहे हैं। बट हम एक आम नागरिक की तरह से हम एक कॉलेजियम पे देख रहे हैं चीजों को। कॉलेजियम पे आप इस कॉलेजियम के साथ हैं। कॉलेजियम के साथ। अच्छा, आज के दौर में। अच्छा, और देखिए क्या होता है अभी तो चीफ जस्टिस काफी फॉर्म में, उन्होंने कई सारे मुद्दों पे सरकार को
राइट किया है जी जी और लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। उनको शायद लग रहा था कि मेरा नाम ना खराब हो जाए मैं जब तक रिटायर करूं। अच्छा तो क्या पता नवंबर में उनका रिटायरमेंट है। सो ही जी। हैज बिकम एक्टिव इन द लास्ट लेग ऑफ हिज टेन्योर। हम्म। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, अच्छा कंपैशनेट। तो मेरे हिसाब से कई सारी समस्याएं निकल के जो आई हैं हमारे अभी बातचीत में जी प्रोफेसर बृहस्पति साहब, जैसे वकील साहब चड्ढा साहब ने बताया, तो लोगों को कंप्लेंट और एफआईआर की बेसिक नॉलेज नहीं है। लोगों को आईपीसी सीआरपीसी क्या है ये नहीं पता है। जी लोगों को ये नहीं पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। लोगों को ये नहीं पता कि अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। लोगों को संविधान थोड़ा पढ़ना चाहिए थोड़ा। आप इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि आप देखेंगे पहले लेट 90s में कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह के एडवर्टाइज आए जी टीवी। हाँ टीवी पे आते थे। अवेयरनेस की बात जो है ना, अवेयरनेस सरकार की तरफ से पहले आता था, ग्राहक जागो ग्राहक जागो ये सब जागो, पहले ग्राहक चलते जागो। थे। हाँ वो सब बंद हो गया है कंप्लेंट। सो ये सब होना चाहिए, जैसे कि जो मेन चैनल्स हैं आज तक, एनडीटीवी या जो भी चलता है जी आना चाहिए उस पे। आपकी बातों से लेकिन सरकार जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगी इन सब इश्यूज पे, इट इज अबाउट क्रिएटिंग राइट नॉलेज अबाउट द राइट्स दैट द पीपल हैव, सो दैट दे हैव बेटर बार्गेनिंग पावर। चड्ढा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करे, कैंप लगाए, पैसा खर्च करे, इकोनॉमिक कॉस्ट है। तो पैसा अगर आप जुडिशरी में इन्वेस्ट करते हैं, सो दिस इज लाइकली टू हैव अ बेटर इफेक्ट ऑन योर जीडीपी इन द लॉन्गर रन। अच्छा आप सिस्टम इंप्रूव कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार एग्जैक्टली इवन फॉर बिजनेस। चड्ढा साहब मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए उनके क्लैरिटी के लिए, आप ये कह रहे हैं कि सरकार अगर आज के समय में जुडिशरी में न्यायालय व्यवस्था जो है उसमें आज पैसे खर्च करती है, तो कल होकर के इससे सरकार को, भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा है, लोगों को फायदा है। अच्छा जी बिल्कुल फायदा। अगर आप 20 साल लड़ रहे हैं, आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति साहिबा महामहिम ने कहा कि लोग डर के मारे जा नहीं रहे हैं वकीलों के पास, कोर्ट नहीं जा रहे हैं, अपने ही परिजनों को नहीं छुड़वा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास तो लिमिटेड धन संपत्ति है, खत्म हो जाएगा, हम घर कैसे चलाएंगे। तो लोगों को मन में डर है ना। ये अगर आपको 20 साल का केस अगर 2 साल में खत्म हो जाएगा तो लोग कॉन्फिडेंस से जाएंगे ना, अप्रोच करेंगे कोर्ट को, वकील को। असल में कानून जनता के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को जितना करना चाहिए कानून के लिए जी, वो सरकार उतना कानून के लिए नहीं करती। तो जनता की अपेक्षाएं भी नहीं है इस तरीके की। हम मूलभूत चीजों में ही फंस के रह गए हैं कि अगर हम दाल रोटी की ही बात करते रहें और बेसिक नेसेसिटीज जो है, मूलभूत जरूरतें जो होती हैं एक इंसान की, एक समाज की, एक परिवार की, हम वहीं पे फंसे रह जाते हैं जी। तो इससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, और नहीं बढ़ेंगे तो फिर हमारे हक क्या हैं, हमारे ड्यूटीज क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें क्या बताता है, किस तरीके की व्यवस्था है, न्यायालय, पुलिस, वकालत, कोर्ट कचहरी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी जानकारी नहीं हुई थोड़ा तो, और ना हम जानकारी मांग पा रहे हैं क्योंकि हम फंसे हुए हैं। एक और इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदार ठहराना चाहूंगा जी। सरकार तो अपना भाई सरकार है, पॉलिटिकल साइंस में है कि द ओनली एजेंडा एंड इज टू रिमेन इन पावर। तो इसमें एक और बोलते हैं कि गवर्नेंस इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, तो सरकार को हम दोष देंगे। तो फिर लिखा हुआ जो कानून है उसका क्या? जो प्रोफेसर साहब आप कह रहे थे, 2 एपिसोड पहले बात कर रहे थे कि नियम जो है एक होने चाहिए, हर किसी के लिए एक होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, राम राज्य हो, तो सही मायने में राम राज्य हो, रूल ऑफ लॉ हो। मेरा ये कहना है कि एक और इंस्टीट्यूशन को मैं दोष देना चाहूंगा, वो इंस्टीट्यूशन है मेन स्ट्रीम मीडिया। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया दिन भर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाता है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया आधे घंटे का ज्ञानवर्धक प्रोग्राम चला ले, चाहे समस्याओं को डिस्कस नहीं करते, चाहे रॉकेट कैसे छूट रहे हैं इसरो द्वारा जी, चाहे कोर्ट की क्या प्रॉब्लम है जी, चाहे किसानों की क्या प्रॉब्लम है, खेती में क्या दिक्कतें आ रही हैं, चाहे पर्यावरण की क्या समस्या है। ये दूसरे देश के चैनल आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप BBC उठा के देख लीजिए, DW जो जर्मनी का चैनल है उठा के देख लीजिए, वहाँ पे चाहे आप कोई सा भी मतलब CNN देख लीजिए, और भी दूसरे इवन चाइना के बहुत सारे चैनल्स हैं जी। आप किसी भी देश के चैनल देखिए, टीवी चैनल देखिए, इवन पाकिस्तान के चैनल देखिए, आप कहीं भी जाके देखिए, थोड़ा सा कुछ एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो रहा है। बट हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, खासकर हिंदी मीडिया में,
कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हो रहा है, कोई दूसरा टॉपिक नहीं होता, रात दिन नेताओं पे ही बात हो रही होती है। कौन नेता कहाँ जा रहा है, कौन नेता क्या कर रहा है। क्या हम लोग इस देश में नेताओं को ही समझने के लिए पैदा हुए थे, या यही लोग सब काम कर रहे हैं? लोग इतने मूर्ख कैसे हो गए हैं समाज के कि ये सब सवाल नहीं करते हैं कि आप लोग कुछ और भी तो बात कर लो। 24 घंटा पॉलिटिकल पार्टी की बात करके क्या मिल जाएगा? और जो बचा खुचा समय होता है उसमें क्रिकेटर और बॉलीवुड वालों की बात कर लेते हैं। ये कोई नहीं है, वो नहीं करते हैं तो हम कर रहे हैं बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये मंच इसी बात के लिए, इसी बात से निकल कर क्या पता ये समझ में आए किसी जाके कि हमने क्या गलतियां की पिछले 10-20 सालों में जी, और किस तरीके से अवेयरनेस बोला जाता है। अवेयरनेस मीडिया को आज इसीलिए सोशल मीडिया उभर कर आ रहा है। हाँ। लोग थक चुके हैं वो मीडिया देख देख के, और मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों की वो अपना फीडबैक, कमेंट और जो भी उनके क्वेरीज हैं जरूर हमसे पूछें, और हम भी कोशिश करेंगे उनके सवालों का जवाब देने। बिल्कुल बिल्कुल। तो समस्याएं कई हैं चड्ढा साहब। एक आम नागरिक के तौर पे और एक जस्टिस के तौर पे समस्याएं हैं, एक वकील होने के तौर पे समस्याएं हैं, पुलिस को भी परेशानियां हैं। आपने जजेस की बात की कि पॉपुलेशन का जो अनुपात है वो बहुत कम है जजेस का पॉपुलेशन के उसमें। पुलिस की भी संख्या ऐसी ही कम है। हाँ, पुलिस रिफॉर्म्स पे भी काफी कम हुआ है। तो ये सारी परेशानियां अपनी जगह हैं। पुलिस का तो ऐसा है कि बृहस्पति साहब और चड्ढा साहब की आधी पुलिस तो वीआईपी सिक्योरिटी में लगी हुई है, बंदोबस्त ड्यूटी में लगी हुई है। आए दिन वो वीआईपी नेताजी के लिए पूरी पुलिस ऐसा लग रहा है। आम जनता को कोई का कत्ल कर दे रहा है, कोई खून कर दे रहा है, कुछ चंद बहादुर पुलिस वाले लड़के कुछ जांबाज क्रिमिनल्स को ढूंढ के ले आते हैं, लेकिन बाकी पुलिस को कोई मतलब नहीं है। पुलिस बंदोबस्त ड्यूटी में है और यही सब चल रहा है। तो समस्याएं कई हैं, लेकिन एक मूलभूत चीज जो है वो एक आम नागरिक के तौर पे मैं ये आपसे जानना चाहूंगा चड्ढा साहब कि हम ऐसा क्या करें, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी जो न्यायालय की व्यवस्था है, हमारे संविधान की जो संरचना है, सरकार कहीं से ये पहल कहीं से हो, कुछ भी शुरुआत कैसे हो सकती है, शुरुआत क्या हो, ऐसा क्या करें हम कि इस बड़े जटिल से बड़ी सी जिसके कई लेयर्स हैं, प्याज की तरह उसके छिलके उतरते जा रहे हैं और एक नई समस्या दिखती है हमें। तो सबसे पहला, सबसे मूलभूत, सबसे सिंपल हम कहें कि समस्या का समाधान हम कहाँ से ढूंढना शुरू कर सकते हैं? I think we have to reiterate the fundamental principles which were there when the country was formed, and we should not forget them. और कि भाई ये देश क्यों वजूद में आया है, इस तरीके से कैसे साथ जुटे इतने सारे स्टेट्स, बिकॉज इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स व्हिच इज इंडिया। यूनियन ऑफ स्टेट्स संघ है, संघ के तौर पे ये डिफाइंड है। तो हमें ये जानना होगा कि हम साथ में क्यों हैं और क्यों साथ में हैं और पर्पस क्या है, और लोगों का हित जो है सर्वोपरि है इसमें। और ये हमेशा जो है लॉ को अपने दिमाग में रखना चाहिए और गवर्नेंस को भी। अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस पे काम, लीगल राइट्स। अच्छा, तो पहला कदम की एक व्यवहारिक तौर पे जी जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, कैंपेन चलाना होगा। अच्छा, इससे आगे बढ़ के हम कुछ कर सकते हैं, दूसरा स्टेप क्या हो? मे बी आई थिंक each district should have a special legal awareness division डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में, या उस तरीके से कुछ होना चाहिए। अच्छा। इसका काम हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है लीगल अवेयरनेस जो है माइक्रो लेवल पे क्रिएट करना, ऐसा कुछ होना चाहिए। और ये अंतिम सवाल टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि हम अपने भीतर से लॉ को लेकर के, अदालत को लेकर के, पुलिस स्टेशन को लेकर, कचहरे को लेकर के जो डर है, जो भय है, उसको हम कैसे कम करें? उससे भय तो होना चाहिए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो भय होना चाहिए, और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर कानून आपके साथ है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कानून आपके साथ है। नहीं, थोड़ा मैं यहाँ डिसएग्री करूंगा। यहाँ तो आदमी राह चलता है और पुलिस वाला उसको रोक लेता है, इसी बात से वो परेशान हो जाता है। कानून सिर्फ ये पुलिस वाले से नहीं चलता है सर। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं पे जो है एडमिशन ना दिया जाए किसी गलती के चक्कर में, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोर्ट के पास जाने का
कोर्ट के पास जाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। और आप कोर्ट जाओगे और आपका अगर हक बनता है, राइट बनता है, तो कोर्ट आपको रिलीफ देगा वहाँ पर। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कानून सिर्फ लोगों को परेशान करता है, कानून लोगों को उनके हक भी दिलवाता है। जैसे कि पर्सनल लेवल पे भी मियाँ बीवी के झगड़े भी कानून निपटवाता है। जी जी। बिजनेस लेवल पे भी दो पार्टनर्स के या दो डायरेक्टर्स की कंपनी के आपस की डिस्प्यूट सॉल्व कर सकता है। और उसी तरीके से तो सिर्फ ये इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, जो है ना, एक कैंपेन चलाना चाहिए कि कानून आपकी मदद भी करता है या कर सकता है। तो इस लेवल पे पॉजिटिव कैंपेन चलाना चाहिए मेरे को तो लगता है, कि जिसमें ये हो कि आप डरे नहीं या पुलिस ये नहीं कर सकती आपके साथ, जिसमें ये बताया जाए कि अगर आपके साथ ये हो गया है तो आप ये कर सकते हैं। आजकल तो कैंपेन चलाना बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, इंटरनेट का जमाना है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपकी ब्रीच कर रहे हैं तो आप जो है रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो आप कह रहे हैं कि समाधान के दो पहलू हैं। पहला, एक जो स्टेट की तरफ से, न्यायालय व्यवस्था की तरफ से है कि जागरूकता चलाएं। स्पेशली दूसरा ये है कि जजेस को खास तौर से ऐसे दौर में जब एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस हो रही हैं, जुडिशरी हैज टू बी मोर अपफ्रंट अबाउट थिंग्स एंड दे हैव टू एक्ट एंड हेल्प द पीपल। और उन्हें डरना नहीं चाहिए जी। जज करने के लिए भी काफी हिम्मत और जिगर, जजमेंट पास करने के लिए भी आपको हिम्मत चाहिए। आजकल पहले अखबारों में हम देखते थे हेडलाइन आती थी, जुडिशियल करेज इज द वर्ड। जुडिशियल करेज, मैं उसी की बात कर रहा था कि पहले अखबारों में हेडलाइन हम पढ़ते थे, आमतौर पे ये आ जाता था कि कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, कुछ कहीं पे कोई घटना हुई, किसी तरीके की अप्रिय घटना है, और कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और फिर जवाब तलब किया है। जो भी अधिकारी, जो भी एक्टिविस्ट जुडिशरी है जी जी, हाँ वो भी है। और आजकल वो बंद हो गए हैं। बिल्कुल डर है एक तरीके का। जजेस को चाहिए कि ऐसे दौर में खास तौर से उन्हें उठ के खड़े होने की जरूरत है और लोगों की मदद करने की जरूरत है जी। तो ये थोड़ा बैलेंस ऑफ पावर बना रहे तो अच्छा रहेगा जी जी। क्योंकि और अगर ये जुडिशियल, ब्राजील में क्या हुआ है, वहाँ पे जजेस ने कुछ किया है जी, कुछ भारी किया है उन्होंने शायद। अच्छा, they have usurped some powers। अभी एक दो दिन पुरानी बात हो रही है। अच्छा हाँ, तो हाँ, वो जुडिशरी ने वो सब किया है, जुडिशरी ने कुछ जो एक्सेस किया है वहाँ पे। तो अब ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि जुडिशरी कैसे एक्ट करे ना। if the executive is strong then judiciary has to come up and say no, you can't do this, you can't do that, you have to act within the constitution or the rules and laws। so the onus is on the judiciary। जुडिशियल करेज किया, हाँ जुडिशियल करेज चाहिए। तो मैं चड्ढा साहब से एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि सबको एक मंथन करना चाहिए कि देश क्यों वजूद में आया, ये देश किन हालातों से गुजर के देश बना है, और लोगों ने कितना संघर्ष किया है इस देश को बनाने में। इसको नहीं भूलना चाहिए। गुलामी से निकलने में, अंग्रेजों की गुलामी से निकलने में, राजाओं की गुलामी से निकलने में, लोकतंत्र बनने में हमें बहुत मेहनत लगी है, और उसको इतनी आसानी से आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। सब लोग जो संस्थाएं बनी हैं उनको मजबूत करिए, और संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही है उनसे सवाल पूछिए। नेताओं की जय जयकार करना बंद करिए। नेता अपना जेब भर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका एक ही एजेंडा है, पावर में बने रहना। हाँ, तो लोग थोड़ा समझदार हो जाएं और थोड़ा सवाल जवाब करना शुरू कर दें तो काम आसान हो जाएगा। अब रिफॉर्म्स, एक्शन जी और कंस्ट्रक्टिव बातें, इससे ही काम हो जाएगा। इससे काम बातें आगे बढ़ेंगी और यहाँ से शायद समाधान शुरू हो। चड्ढा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत समय दिया। आगे हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि फिर से बातें हों जी। लॉ जो है, न्याय एक मूलभूत चीज है हमारे एक भी किसी भी समाज को, उसको उस ढांचे को खड़ा रखने के लिए न्यायिक व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। पुरातन से अभी तक हर जगह, हर समाज में एक किसी भी रूप में न्याय व्यवस्था रही है। तो हम चाहेंगे कि इस पे और भी बात हो, लेकिन उसके लिए आपको हम फिर से इनवाइट करना चाहेंगे जब भी आपके पास समय मिले। प्रोफेसर शुक्राचार्य, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। और आशा है दोस्तों आपको हमारा आज का ये विमर्श पसंद आया होगा। आप हमें अपने हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया पे हमें ज़रूर बताएं कि हमारी बातें आपको कैसी लग रही हैं, हम किन बातों को लेकर के आगे बात करें, विमर्श करें, और आप किन बातों से एग्री करते हैं, किन बातों से एग्री नहीं करते हैं, इसकी भी बातें करें हमारे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। इसको हिम्मत दें, इसको हौसला दें, इसको अपना प्यार दें, इसको आप अपना आशीर्वाद दें। इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।